तो अभी रात के बजे है 12 और शुरू करते हैं हमारा नाइट राइडिंग मोटोकास्ट वाला वीडियो। तो जिन लोगों को पता नहीं होगा तो जो हमारे मोटोकास्ट या फिर नाइट राइडिंग मोटोकास्ट के जो वीडियो होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होते हैं जिसमें थोड़ा सा इन डेप्थ में डिस्कशन होता है मोटरसाइकिलिंग एंड ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा वीडियो बना रहा हूँ मोटोकास्ट का। एंड रीज़न ये है कि गोप्रो में बहुत सारे इशू चल रहे हैं और ऑक्सिलरी लाइट्स भी नहीं थी मोटरसाइकिल को। इसकी वजह से अगर वीडियो बनाते भी है रात में फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा गोप्रो में। सो दैट वाज द रीज़न। बट अभी जो है वो ऑक्सिलरी लाइट्स लगा दी है तो आई होप कि सब कुछ जो है वो अच्छी तरह से दिखेगा गोप्रो में। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, राइट। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अपडेटेड अपकमिंग RC390 के बारे में, जिसके बारे में जो हमारी भविष्यवाणी थी वो सच होते हुए दिख रही है। बाद में हम बात करेंगे रिलॉन्च ऑफ लेजेंडरी मोटरसाइकिल पल्सर 220F एंड लास्ट में बात करेंगे यामाहा की अपडेटेड FZ वर्जन 4 और R15 V4। तो इन सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिए। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं पल्सर 220F रिलॉन्च के बारे में। तो मोटरसाइकिल जो है वो रिलॉन्च हो चुकी है मार्केट में। बजाज ने जो है कुछ समय पहले इसका प्रोडक्शन जो था वो कम्प्लीटली हॉल्ट कर दिया था। जो भी फाइनल स्टॉक्स थे उन सबको सेल आउट कर दिया था एंड प्रोडक्शन ही बंद कर दिया था इस मोटरसाइकिल का। एंड रीज़न वॉज वेरी स्टूपिड रीज़न ये था कि बजाज ने जो थी वो नई लाइनअप शुरू कर दी थी जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं बट रास्ते पर दिखाई भी नहीं पड़ती, जो कि आपको पता ही होगा पल्सर F250 और पल्सर N250 है। तो 2021 के एंडिंग में ये दो मोटरसाइकिल जो है वो बजाज ने लॉन्च की थी और अभी 2023 के फरवरी में कम्प्लीटली 1 साल हो चुका है इस 250 सीरीज़ बाइक्स के लॉन्च को। बट फिर भी रिस्पांस जो है वो मार्केट में इतना अच्छा नहीं है। बीच में आपने सुना होगा कि न्यूज़ आ रही थी कि पल्सर 250 जो ट्विंस है वो अपने सेगमेंट में सेल होने वाली फास्टेस्ट मोटरसाइकिल है। मतलब उन दो मोटरसाइकिल्स ने सबसे पहले 10,000 ये क्या चीज़ है उड़ रही है, मुझे बैट लग रहा है। ओके, तो इन दो मोटरसाइकिल्स ने जो है वो 10,000 नंबर्स की सेल्स फिगर सबसे पहले क्रॉस कर दी 250cc सेगमेंट में। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था बिकॉज कंसिडरिंग कि कितना ज़्यादा बजाज जो है वो रिलाई करती है अपने एक्सपोर्ट मार्केट पर, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद डोमेस्टिक मार्केट जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाज का जो एक्सपोर्ट मार्केट है, ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट है, वो भी बहुत बड़ा है। एंड मुझे लगता है ये जो 10,000 नंबर्स की जो सेल्स फिगर है इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का ही है। बिकॉज अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो सेल फिगर बहुत ही पुअर है N250 और F250 की। मैं शायद 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त के वर्कशॉप में गया था और उसको मैंने पूछा कि क्या सेल्स फिगर है इन दो मोटरसाइकिल्स की अपने शोरूम में। तो उसने बताया एक भी मोटरसाइकिल मेरे यहाँ से नहीं गई। तो दैट वाज़न्ट रियली शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, बट बजाज के लिए शॉकिंग चीज़ हो सकती है कंसिडरिंग उनको लेजेंडरी मोटरसाइकिल पल्सर 220F को रीलॉन्च करना पड़ा। आई मीन व्हाट ए जोक बजाज, सीरियसली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कुछ लोग आर्गूमेंट देंगे कि बजाज ने जो है वो अच्छी तरह से मार्केटिंग नहीं की इन दो मोटरसाइकिल्स की। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बजाज ने इन दो मोटरसाइकिल की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की जितनी मार्केटिंग मुझे याद नहीं
हिस्ट्री में किस बाइक की किस मैन्युफैक्चरर ने इंडिया में की हो। इतनी ज़्यादा मार्केटिंग इन दो मोटरसाइकिल्स पर बजाज ने की है, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा है। बट इन दी एंड क्या मैटर करता है? प्रोडक्ट। तो 2021 में आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, 2018 की स्पेक शीट्स वाली बाइक्स, तो कौन परचेस करेगा इन पल्सर 250s को? तो देयरफॉर दोस्तों, मुझे तो इतनी सरप्राइजिंग थिंग नहीं लगी कि बजाज को पुअर सेल्स फिगर के चलते पल्सर 220F को रिलॉन्च करना पड़ा। एंड नंबर्स के बारे में आपको अगर जानना हो तो मंथली सेल्स फिगर मोस्टली जो थी डोमेस्टिक मार्केट में रहती थी 100, 150, 200, 250 इतनी ही सेल्स फिगर रहती थी डोमेस्टिक मार्केट में रिगार्डिंग पल्सर 250 ट्विंस। एंड आप यहाँ पर थोड़ा शायद नोटिस कर रहे होंगे गोप्रो हिल रहा है, तो वो इसकी वजह से हिल रहा है बिकॉज स्क्रू टाइट नहीं है गोप्रो, इसको बस एक तार से अटैच किया हुआ है इसकी वजह से, बिकॉज जो मेरा क्या कहते हैं जो स्क्रू था वो नहीं मिल रहा था। सो देयर इज़ दैट। तो या दोस्तों, ये बात हुई अपनी 220F के लॉन्च के बारे में। तो लॉन्च प्राइस है इस मोटरसाइकिल की 1,40,000 रुपीज़, विच इज़ ऑफकोर्स एक शोरूम प्राइस। एंड इसमें जो है मुझे लगता है OBD सेंसर के साथ ये मोटरसाइकिल लॉन्च हो रही है, जो कि नया स्टैंडर्ड है BS6 फेज़ 2 इसे कहा जाता है। OBD सेंसर इतना ज़्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट एक तर्क अगर लगाना चाहूँ तो OBD2 से आप बाइक का जो ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक है वो कर सकते हैं। मुझे लगता है एयर फ्यूल रेशियो या फिर मोटरसाइकिल की मैपिंग या फिर इमिशन वगैरह ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं बेसिक उसको आप ऑनबोर्ड डायरेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसा होगा, अगर अलग कुछ होगा तो सॉरी अबाउट डैट। सो देयर यू गो गाइज, जिन लोगों को भी परचेस करनी थी लेजेंडरी मोटरसाइकिल पल्सर 220F, तो वो फिर से लॉन्च हो रही है, मतलब एक्चुअली हो चुकी है, मुझे लगता है आज ही हो चुकी है, या फिर आज ही शायद हो चुके हैं लॉन्च। सो देयर यू गो, पल्सर 220F इज़ बैक गाइज। ओके, तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपकमिंग RC 390 के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, बजाज ने अपडेटेड RC 390 जो है वो पिछले साल लॉन्च की थी 2022 में। इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव अपडेट्स थे, जैसे कि कलर TFT डिस्प्ले जो कि एक मेजर अपडेट था। देन सस्पेंशन सेटअप में भी कुछ अपडेट्स थे। मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट में जो थे वो एडजस्टेबल फ्रंट फोक्स दिए थे, जो कि अपने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में नहीं थे। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट बहुत ही अच्छे अपडेट्स थे। एंड अर्गोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करें तो थोड़े से रिलैक्स टाइप के अर्गोनॉमिक्स थे, बिकॉज उसके पहले की जो RC थी, RC वर्जन 1 अगर हम उसे कहें तो गलत नहीं होगा, RC 390 वर्जन 1, उसके जो अर्गोनॉमिक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे एंड सिटी कम्यूट्स के लिए दैट वाज वेरी पनिशिंग स्टफ बट अपडेटेड 2022 RC 390 के अर्गोनॉमिक्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्लस बनाए थे एंड सिटी फ्रेंडली बनाए थे KTM वालों ने। बट बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दैट मोटरसाइकिल वाज उसका जो फ्रंट फेसिया था वो बहुत ही ख़राब दिखाई पड़ रहा था, बहुत ही सोबर सा दिखाई पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। एंड इसके बारे में मैंने नाइट राइडिंग मोटोकास्ट वीडियो भी बनाया था, लिंक डाल दूंगा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि कैसे ये मोटरसाइकिल जो है वो मोस्ट लाइकली मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या फिर इसके सेल्स फिगर जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहेंगे। एंड वही हुआ आखिर में, सेल्स फिगर जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही KTM या फिर बजाज के लिए, जो भी कहना है आपको कह सकते हैं। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही ओवरऑल सेल्स फिगर। एंड फाइनली KTM को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं with the design of this motorcycle, and finally they have decided to update front fascia of this motorcycle again. And 2022 का अगर फ्रंट फेसिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बजाज ने जो है, सॉरी बजाज ने KTM ने जो है
वो कॉस्ट कटिंग मेजर किया है ऐसा मुझे लगता था तब भी, और मैं आज भी उसी मेरे वर्ड्स पर स्टैंड करता हूँ। एंड जो KTM ड्यूक 390 का जो फ्रंट हेडलैम्प है वही चिपका दिया था RC 390 को, एंड बाजू में काउल लगा दिया, एंड दे जस्ट कॉल आउट द डे, दे आर डन विथ दिस न्यू RC 390। पब्लिक जो है वो हमारी मोटरसाइकिल लेंगे, मीडिया वाले जो है वो हमारी तारीफ करेंगे। ऑफकोर्स मीडिया वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी इस मोटरसाइकिल की, बट फाइनल डिसीजन जो होता है वो जनता को ही करना होता है। अपनी इंडियन जनता ने इस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से नकारा है, इसकी वजह से KTM जो है वो अपडेट करने में लगा पड़ा है इस मोटरसाइकिल का फ्रंट फेसा। आई डोंट रियली एक्सपेक्ट कि इंटरनल कंपोनेंट जो है वो इतने ज़्यादा चेंज करेगा KTM, बिकॉज एर्गोनॉमिक्स तो अच्छा ही है इस नई 2022 वाली मोटरसाइकिल के, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स समवॉट कन्फ्यूजिंग या फिर अगली स्टाइलिंग, स्ट्रेट शब्दों में कहना चाहे तो अगली स्टाइलिंग की वजह से पब्लिक ने जो इस मोटरसाइकिल को है जो सिरे से नकार दिया था। ठीक है, तो या अपडेट आ रहा है दोस्तों इस मोटरसाइकिल का, एंड टेस्ट म्यूल जो है वो रन कर रहा है मुझे लगता है यूरोप के स्ट्रीट्स पर। तो जल्दी इस अपडेटेड KTM को हम देख सकें ऐसा होप करते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइनली यामाहा के बारे में बात करते हैं। एंड व्हाट अ सरप्राइज गाइज, नॉट रियली सरप्राइज बट सरप्राइज इस वजह से कहूँगा कि मैं टोटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यामाहा वाले जो है वो इतना छोटा सा जो चेंज है वो बाइक में ला देंगे नई R15 वर्जन V4 में। तो V4 जो है वो 2022 को लॉन्च कर दी थी यामाहा वालों ने, बट जो उसका कंसोल था सामने का वो पुराना वाला तो नहीं कह सकते, बट मोनोक्रोम रखा गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि अगर बाइक की ऑन रोड कॉस्ट जाते इतनी ज़्यादा बियॉन्ड 2 लाख, तो कहीं ना कहीं इस पर कलर TFT डिस्प्ले देना चाहिए। एंड मुझे लगता है बहुत से लोगों की ये विश थी कि यामाहा वाले जो है वो कलर TFT डिस्प्ले दे इस मोटरसाइकिल में। और फाइनली दोस्तों अभी 2023 के अपडेट में यामाहा वालों ने कलर TFT डिस्प्ले दे दिया है, एंड माय गॉड ये डिस्प्ले जो है वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगता है। तो या जो ये कलर TFT वाला अपडेट है वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अपडेट कहूँगा मैं, बट बुरा इस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि काश यामाहा वाले इस अपडेट के बारे में थोड़ा सा पहले सोचते, बिकॉज मेरे कुछ दोस्तों ने जो है वो यामाहा R15 वर्जन 4 को जो है वो 2022 में परचेस कर लिया था, एंड उन लोगों को जो ये डिस्प्ले वाला अपडेट है वो नहीं मिला है। सो आई फील वेरी सैड अबाउट दोज ऑफ माई फ्रेंड्स। एंड अगेन इतने ज़्यादा दूसरे चेंजेस नहीं है, बट एक नोटिसेबल चेंज कहने में आ रहा है ऐसा है कि जो इनिशियल जो पिकअप था, जो इनिशियल किक थी मोटरसाइकिल में, वो V4 में कहीं ना कहीं लैग करती हुई दिखाई पड़ रही थी पिकअप में। बट वो जो इनिशियल लैक ऑफ पिकअप या फिर लैक ऑफ एक्सेलरेशन है वो ऐसा कह रहे हैं कि इस 2023 के अपडेट में जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया है। एंड अभी मोटरसाइकिल जो है वो एग्रेसिव मैनर में पेस पकड़ रही है फ्रॉम स्टैंड स्टिल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है ऐसा मैं कहूँगा। एंड आई डोंट नो क्या ये अपडेट एग्जिस्टिंग R15 वर्जन 4 के यूज़र्स को अप्लाई हो पाएगा कि नहीं विद अ सिंपल सॉफ्टवेयर अपडेट इनसाइड ECU। बट आई होप कि यामाहा वाले जो छोटा सा अपडेट है वो पुराने वाले V4 यूज़र्स को, पुराने वाले मतलब नई गाड़ी है बट जस्ट पिछले साल जिन्होंने परचेस की है उनके लिए मैं डिनोट कर रहा हूँ कि पुराने वाले यूज़र्स, ठीक है। तो मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि ये जो सभी यूज़र्स है R15 V4 के जिन्होंने मोटरसाइकिल को परचेस किया ईयर 2022 में, उनको ये अपडेट्स यामाहा वाले दे दे वाया सॉफ्टवेयर अपडेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो कंप्लेंट
and apart from that no complaints regarding this beautiful machine which is R15 version 4। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग मुझे ये लगी कि यामा वालों ने फिर से FZ को अपडेट कर दिया है। मतलब यामा वालों की अपडेट की स्पीड की तो मतलब क्या ही कहूँ मैं, तारीफ़ करनी पड़ेगी। मतलब अगर 4 व्हीलर का मार्केट अगर देखें तो Hyundai जो है जिस पेस से अपडेट करते हैं अपने कार्स को, उसी पेस से यामा वाले भी अपने मोटरसाइकिल को अपडेट करते हैं, ऐसे मैं कहूँगा। वेयर एज इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है 2 व्हीलर के, स्पेशली बजाज जो बहुत ही ज़्यादा लेजी है रिगार्डिंग देयर अपडेट्स। तो चले कोई बात नहीं, बजाज के बारे में बात नहीं करते वरना बहुत सारी गालियाँ निकलेगी। तो या दोस्तों, अपडेटेड FZ V4 लॉन्च हो चुकी है एंड व्हाट अ सरप्राइज गाइज। फेसिया तो अपडेट हो ही गया है, वो तो होना ही था, वो तो यामा करता ही है। बट इसमें जो एक ऐसा अपडेट आया है जो मैं टोटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यामा वालों ने इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया। ओ माय गॉड, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ट्रैक्शन R15 में दे दिया ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई कहीं ना कहीं तो यूज़ आ जाएगा। मतलब लोग जो है वो एग्रेसिव मैनर में चलाते हैं R15 को, बट FZ में भी ट्रैक्शन कंट्रोल का अपडेट दे दिया। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब यामा वाले जो है वो बस स्पेक शीट भर भर कर देने में विश्वास रखने वाला ब्रांड के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो कि बुरी भी बात नहीं है, अच्छी बात है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रियर एंड मुझे सेम ही लग रहा है उस अपडेटेड V4 FZ का। एंड जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले मुझे थोड़ा नया लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये डिस्प्ले जो है वो MT वर्जन, तो वर्जन क्या बोल रहा हूँ, अभी आया वर्जन 2 MT का। तो MT वर्जन 1 एंड 2 पर जो डिस्प्ले या फिर जो कंसोल था वही कंसोल मुझे दिखाई पड़ रहा है FZ V4 में। आई डोंट नो क्या यही डिस्प्ले था V3 में, V3 के बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं एंड मैंने इतना ज़्यादा देखा भी नहीं, बिकॉज मैं जस्ट ऐसे निकल पड़ा था अभी घर जाने के लिए एंड तभी मैंने सोचा कि ऑक्सिलरी लाइट जो लगा दिए मोटरसाइकिल को, तो एक आध नाइट राइडिंग मोटरकास्ट का वीडियो बना देते। तो या दोस्तों, बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि रिगार्डिंग मैकेनिकल कंपोनेंट, स्पेशली इंजन का जो हार्डवेयर है उसके रिगार्ड में कोई अपडेट है, ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बिकॉज स्पेक शीट पे मैंने देखा तो 12 पॉइंट समथिंग bhp की मैक्स आउटपुट पावर है एंड इसके वजह से मुझे लग रहा है वही पुराना वाला एयर कूल्ड इंजन है 149 cc का। आई वॉज रियली होपिंग कि मतलब जब भी यामा अपडेटेड FZ लॉन्च करे मार्केट में, तब एटलीस्ट 155 cc तक इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी को बढ़ाए। भले ही वो 4 वॉल का हेड ना दे, बट मैं टोटली एक्सपेक्ट कर रहा था कि 155 cc तक क्यूबिक कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे यामा वाले, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। FZ के बारे में इन जनरल मैं ये कहूँगा कि FZ इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 150 cc स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल जो बहुत ही बल्कि लुक में आती थी इंडिया में। एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी इस मोटरसाइकिल की, बहुत ही बल्कि सा लुक था। 140 सेक्शन का रियर टायर आता था, जो कि उसके पहले किसी भी मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिल रहा था, स्पेशली उस क्लास के बाइक में, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि FZ एक क्विंटेसेंशियल स्ट्रीट फाइटर है इंडियन मार्केट में। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि यामा वाले जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर नहीं कर रहे FZ जैसी मोटरसाइकिल को। सो या गाइज, देयर यू हैव इट, दिस स्मॉल अपडेट रिगार्डिंग इंडियन 2 व्हीलर मार्केट सिनारियो। जो भी छोटी मोटी न्यूज़ थी मैंने सोचा कि आपको बता दें, और एक नाइट राइडिंग मोटरकास्ट के वीडियो के फॉर्मेट में। बिकॉज मोटरसाइकिल को जो है वो अभी ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगा दी है, तो पुरानी वाली जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, एक बची थी, वो लास्ट टाइम राजस्थान राइड को जा रहे थे तब नीचे कहीं पे पड़ गई थी। तो या
मेन लाइट में तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये देखिए मेन हेडलाइट है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता इस पर। तो ऑक्सिलरी लैम्प्स आर मस्ट अगर रात को कुछ शूट करना है। सो या गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो, या फिर आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट देनी हो तो। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।